नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और देश हमसे आपसे सरोकार रखने वाली खबरों की जब मैं बात करती हूं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ ही जनमत में आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसी खबर से जो आपको सावधान कर रही है, जो आपको सतर्क कर रही है, जो आपको चेतावनी दे रही है, क्योंकि गजवाए हिंद की संकल्पना को आधार देने वाले समर्थक एक बार फिर से सिर उठा रहे हैं। वो जो इस धरती पर ही हैं, वो जो भारत की अस्मिता को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं। दरअसल अभी आपने देखा कि 24 घंटे पहले मुहर्रम का ताजिया, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। मातम का पर्व कहा जाता है, लेकिन ये मातम नहीं था, ये गजवाए हिंद की वादियों का मॉक ड्रिल था। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत अब इस्लामी राजनीति की प्रयोगशाला बन चुका है? देश की सड़कों पर तलवारें चमक रही थी, लाठी डंडे बरस रहे थे और नारे गूंज रहे थे, या हुसैन फिलिस्तीन जिंदाबाद। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे खौफनाक मंजर था वो था हिंदू राष्ट्र का झंडा जलते हुए देखना। रतलाम की धरती पर भारत के सीने पर हिंदू राष्ट्र का प्रतीक जलाया गया, और वो भी हजारों लोगों की मौजूदगी में। यह हिंदुओं के आत्म गौरव पर हमला था, यह भारत की अस्मिता को आग लगाना था। तो सवाल यह है, क्या मुहर्रम अब सिर्फ मातम नाम मात्र का रह गया है, या ये वो कवर स्टोरी है जो खास तौर से जिहादी मानसिकता को उजागर कर रही है? बस्ती में गर्भवती महिला को पीटा गया, उज्जैन में पुलिस पर हमला किया गया, डोंगरी में चक्का जाम कर दिया गया, गिरिडीह में बुजुर्ग महिला डीजे की ध्वनि से मौत का शिकार हो गई, और मुजफ्फरपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। हिंदुस्तान में फिलिस्तीन का झंडा, और वो भी खुलेआम। सवाल यह है कि क्या इस्लामी जिहादियों ने मुहर्रम को अपना परेड ग्राउंड बना लिया है? क्या यह वही सोच है जो भारत के लिए खतरनाक है? और क्या ऐसे समय में भारत के हिंदुओं को अब एकजुट नहीं हो जाना चाहिए? जब यह सब हो रहा था तो हमारे देश के तथाकथित सेकुलर नेताओं की आंखें बंद थीं। प्रियंका गांधी महिला अधिकारों की खूब बात करती हैं, लेकिन क्या एक गर्भवती हिंदू महिला पर जब जिहादियों ने हमला किया तो प्रियंका ने एक शब्द क्यों नहीं कहा? राहुल गांधी जो हर बात पर भारत जोड़ो का राग अलापते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र का झंडा जलाना भारत तोड़ो नहीं है? अखिलेश यादव जो हर दंगे को सांप्रदायिक रंग देते हैं, क्या बस्ती के उपद्रव पर उनकी जबान पर ताला लग गया? ममता बनर्जी विसर्जन रोकने वाली दीदी, क्या मुहर्रम की दहशत पर उनका सेकुलर स्कार्फ आंखों पर पड़ा रहा? और अरविंद केजरीवाल जो टोपी पहनकर मुसलमानों के साथ फोटो खिंचवाया करते थे, क्या फिलिस्तीन के झंडे पर भी कुछ बोलेंगे? विपक्ष की ये चुप्पी नहीं, ये मौन समर्थन है जिहादी गुंडों को, मजहबी अपराधियों को, और इनका समर्थन जिसकी कीमत चुकाता है हिंदू समाज। और इसीलिए भारत से ये सवाल है, और जवाब भी भारत को ही देना होगा। सवाल ये नहीं है कि मुहर्रम पर क्या हुआ, सवाल ये है कि कब तक ये होता रहेगा, कब तक ताजियों के बहाने तलवारें निकलती रहेंगी, डंडे लहराए जाएंगे, हिंदू राष्ट्र का झंडा जलाया जाएगा, भारत के नक्शे पर फिलिस्तीन की स्याही चढ़ाई जाएगी। कब तक? और विपक्ष उसे तुष्टीकरण की चादर से आखिर कब तक ढकता रहेगा? ये समय निर्णय का है, ये समय सामना करने का है।
पूरी खबर समझिए हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। ये मातम नहीं, ये मजहबी युद्ध का ऐलान है। ये जुलूस नहीं, ये गजवाए हिंद का ट्रायल रन है। ताजिए के बहाने तलवारें निकाली गईं, मातम की आड़ में भारत की आत्मा पर वार किया गया। मुहर्रम के नाम पर पूरे देश में मजहबी उन्मादियों ने जो किया, वो सिर्फ सड़कें नहीं जाम कर रहे थे, वो संविधान का गला घोंट रहे थे। वो सिर्फ डीजे नहीं बजा रहे थे, वो बुजुर्गों की जान ले रहे थे। वो सिर्फ रास्ता नहीं बदल रहे थे, वो भारत के नक्शे को बदलने की जिद में थे। बस्ती से दरभंगा तक, उज्जैन से डोंगरी तक, गिरिडीह से मुजफ्फरपुर तक, भारत के हर कोने में एक ही स्क्रिप्ट चली। भारत के कानून की धज्जियां हिंदुस्तान की पुलिस पर वार। पहली तस्वीर एमपी के रतलाम जिले की है, जहां मुहर्रम के नाम पर मजहबी उन्माद को पूरे देश में फैलाया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, हर तरफ एक ही पैटर्न। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, सड़कों पर कब्जा, लाठी डंडे, तलवारें, नारेबाजी और गजवाए हिंद का शक्ति प्रदर्शन। रतलाम में जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें इलाके में तनाव फैल गया। हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव करके पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया। झंडे को लेकर विवाद था, झंडे में आग लगने की बात को लेकर जो है चलाना के लोग आक्रोशित हो गए, जिस तारतम्य में यहाँ पर जो है कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें कार्रवाई की गई। ये दूसरी तस्वीर यूपी के बस्ती की है। बस्ती के बरोहिया कला में मजहबी जुनून इस हद तक पहुंचा कि एक हिंदू परिवार सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने रास्ता मांगने के लिए हॉर्न बजा दिया। गर्भवती महिला तक को नहीं बख्शा गया। कार के शीशे तोड़े गए, चाबी छीनी गई और चारों तरफ से घेर कर हमला कर दिया। और ये सब हुआ या हुसैन के नारे और फिलिस्तीन जिंदाबाद की गूंज के बीच। तस्वीर नंबर 3, एमपी का उज्जैन, जहां तय रूट को तोड़ते हुए इन उपद्रवी ताजियादारों ने बैरिकेड्स तक गिरा दिए। पुलिस पर हमला किया गया, 2 जवान घायल हो गए। वो उस पर ना जाते हुए पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर उन्होंने अब्दालपुरा की तरफ जाने का प्रयास किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी आई, जिसके बाद जो वहां पर उपस्थित भीड़ थी उसको तितर-बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया गया। चौथी तस्वीर मुंबई के डोंगरी से, जहां मुहर्रम के नाम पर चक्का जाम हुआ। लोग हॉस्पिटल तक नहीं जा पाए, लेकिन जुलूस शान से निकला। सवाल यह है, क्या यही सेक्युलरिज्म है और क्या हिंदू त्योहारों में ये सब चलता? ये है तस्वीर नंबर 5 और तस्वीर नंबर 6, झारखंड का गिरिडीह और गोड्डा, जहां झारखंड के डुमरी में डीजे की जहरीली आवाज ने 72 साल की बुजुर्ग महिला की जान ले ली। सिर्फ खांसी की दवा लेने निकली कौशल्या तेज डीजे की ध्वनि लहरों से बेहोश होकर गिरी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और ये है तस्वीर नंबर 7, बिहार का मुजफ्फरपुर। यहाँ तो ताजियादारों ने सैकड़ों की भीड़ के बीच फिलिस्तीनी झंडा लहराया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भारत की धरती पर एक विदेशी इस्लामिक संगठन का समर्थन और कोई सवाल नहीं। ये 8वीं तस्वीर भी बिहार के दरभंगा की है, जहां जिहादियों ने सारी हदें लांघ दी। ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर को चाकू मार दिया गया। तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि क्या ये जुलूस था या जिहाद का ट्रायल रन? क्या ये मातम था या गजवाए हिंद का प्रदर्शन? और सबसे बड़ा सवाल, इस मजहबी गुंडागर्दी पर विपक्ष क्यों चुप है? जब देश जल रहा था, हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, तब विपक्ष कहाँ था? प्रियंका गांधी का तथाकथित महिला प्रेम कहाँ था? अखिलेश यादव की आंखें तब क्यों बंद थी? राहुल गांधी
जो लंदन से लेकर केरल तक लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, उनके मुंह पर इस मजहबी उन्माद ने ताले क्यों लगा दिए? ममता बनर्जी जो हर विसर्जन में पुलिस लगवाती हैं, मुहर्रम के आतंक पर उनकी जुबान क्यों सिल गई? केजरीवाल जो हर चुनाव में मुस्लिम टोपी पहनकर फोटो खिंचवाते हैं, क्या फिलिस्तीनी झंडे पर भी कुछ कहेंगे? लेकिन इन सारे सवालों का जवाब है नहीं, क्योंकि ये विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति में फिट नहीं बैठता। लेकिन अब बहुत हो गया, अब इन जिहादियों की पैरवी करने वाली राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना ही पड़ेगा और हिंदुस्तान में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति का ही नतीजा है कि अभी गजवाए हिंद के जो समर्थक हैं, अब उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो हिंदू राष्ट्र का झंडा, हिंदू राष्ट्र का बैनर खुलेआम जलाते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना में मुहर्रम के जुलूस ने एक बार फिर से कट्टर इस्लामिक ताकतों के जहरीले इरादों को उजागर कर दिया है। ये वो शैतानी ताकतें हैं जो भारत की सनातन संस्कृति को मिटाने और हिंदुओं की सहिष्णुता को कमजोरी समझकर देश में अराजकता फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बार इन कट्टरपंथियों ने हद पार कर दी और ये सारी सीमाएं पार करते हुए एक सनातनी द्वारा लगाए गए हिंदू राष्ट्र के बैनर को ही आग के हवाले कर दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि हिंदुओं के खिलाफ खुला उकसावा है। देश की एकता को खुली चुनौती देने वाला कायराना कृत्य है। क्या यह भारत में हिंदुओं का दमन और शोषण करने का कोई छिपा हुआ अधिकार इन कट्टरपंथी ताकतों को मिल गया है? हर मजहबी त्योहार पर हिंसा, आगजनी, पथराव, मारपीट और कानून की धज्जियां उड़ाना इनका शगल बन चुका है। बिहार के कटिहार में ताजिया जुलूस के दौरान मंदिर पर पथराव, वैशाली में बस में आग और अब रतलाम में हिंदू राष्ट्र के झंडे को जलाना। ये सभी घटनाएं ये साबित करती हैं कि इनके लिए शांति और सह अस्तित्व केवल किताबी बातें हैं। इनका असली मकसद है इस्लाम का वर्चस्व स्थापित करना, चाहे वो हिंसा के रास्ते ही क्यों ना हो। ये कट्टर इस्लामिक शक्तियां हैं जो हर जगह सिर्फ अपने मजहब का राज चाहती हैं, भारत की उदारता का दुरुपयोग करती हैं। इनका मकसद साफ है, हिंदुओं को उकसाकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर दंगे भड़काना और फिर पीड़ित होने का नाटक करना। रतलाम में झंडा जलाने का वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें कुछ युवक ताजिए के सामने आग उगलकर हिंदू राष्ट्र के प्रतीक को अपमानित करते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 4 जिहादियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये केवल एक झंडे का अपमान नहीं है, ये भारत की संस्कृति, भारत की सांस्कृतिक आत्मा पर हमला है और ऐसी ताकतों को अब बर्दाश्त करना देशद्रोह के समान है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इन जिहादी मानसिकता वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। हिंदुओं की सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल अब इन्हें बंद करनी होगी। यह समय है कि भारत अपनी सनातन पहचान को गर्व से अपनाए और इन कट्टरपंथी ताकतों को करारा जवाब दे। संगठित होना होगा हिंदुओं को, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है, जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां देश कटा है। इसलिए हिंदुओं को एक सुर में एकजुटता के साथ संगठित होकर ऐसे गजवाए हिंद की सोच रखने वाली शक्तियों के खिलाफ हल्ला बोलना होगा। तभी हम अपने भारत को, अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख पाएंगे। बात सुरक्षा और सुरक्षित रखने की हो रही है।
अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि बात सुरक्षा और सुरक्षित रहने को हो रही थी। तो आपको याद होगा 26/11, भूले नहीं बुलाती ये तारीख, और एक ऐसा हमला था इस दिन जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। 166 निर्दोषों की जान गई थी। मुंबई 60 घंटे तक दहशत में घिरी हुई थी, और जो आए थे वो भी इस्लामिक आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा था। इस हमले के पीछे की साजिश का गहरा चेहरा सामने आया है। तहव्वुर हुसैन, मुंबई क्राइम ब्रांच और एनआईए की पूछताछ में इस पाकिस्तानी मूल के आतंकी ने जो खुलासे किए हैं वो ये साबित करता है कि 26/11 केवल एक आतंकी हमला नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय जासूसी और सैन्य साजिश थी। 26/11 के खूनी हमले में शामिल तहव्वुर हुसैन ने भारत में पूछताछ के दौरान बड़ा कबूलनामा सामने रखा है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और एनआईए की कस्टडी में हुई पूछताछ में तहव्वुर ने यह माना है कि वो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का प्रशिक्षित एजेंट था। तहव्वुर ने जांच एजेंसियों को बताया कि उसे खाड़ी युद्ध के दौरान सऊदी अरब भेजा गया था, जहां उसकी भूमिका सिर्फ चिकित्सा या व्यापारिक नहीं थी, बल्कि जासूसी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। और सबसे बड़ा खुलासा यह कि तहव्वुर ने माना कि लश्कर-ए-तैयबा महज एक आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि एक व्यापक जासूसी नेटवर्क की तरह भी काम करता है, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, आईएसआई और सेना की सीधी भूमिका है। तहव्वुर का सबसे करीबी सहयोगी रहा डेविड हेडली, जो पहले ही अमेरिकी कोर्ट और भारतीय एजेंसियों के सामने मुंबई हमले की रेकी और योजना का मास्टरमाइंड माना गया है। हेडली कई बार लश्कर की आतंकी ट्रेनिंग ले चुका था, और तहव्वुर उसके जरिए भारत में नेटवर्क खड़ा करने में शामिल था। 2008 के उस भयावह हमले में पाकिस्तान से आए 10 आतंकी अरब सागर के रास्ते मुंबई पहुंचे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस, जो कि यहूदी सेंटर है, इन जगहों पर जो हाई प्रोफाइल ठिकाने थे उन्हें निशाना बनाया। पूरे 60 घंटे तक देश में डर, गुस्सा और शोक था। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा घायल हुए। तहव्वुर पर पहले से ही आरोप थे कि वो हेडली के साथ मिलकर लश्कर, हिजबुल और आईएसआई के इशारे पर भारत विरोधी साजिशों में शामिल था, और अब उसकी जुबान इन आरोपियों की पुष्टि हो रही है, उसकी जुबानी इन आरोपों की पुष्टि हो रही है। तहव्वुर का कबूलनामा यह भी दर्शाता है कि पाकिस्तान की संस्थाएं सिर्फ आतंकी पनाहगाह नहीं है, बल्कि आतंक की योजना बनाने वाली मशीनरी का भी हिस्सा है। ये भारत के लिए अब सिर्फ आतंकवाद से लड़ाई नहीं है, बल्कि उस विचारधारा से टकराव है जो सीमाओं के पार से भारत को अस्थिर करने पर तुली हुई है, और भारत के भीतर ही ऐसे जयचंद तैयार कर रही हैं जिन्होंने गजवाए हिंद का सपना पाल रखा है। हम फिर कहेंगे कि भारत को एक होने की जरूरत है, ऐसी शक्तियों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। तो भारत से आई हुई, भारत के बाहर से आई हुई जो ऐसी शैतानी ताकतें हैं, भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। ये जो घुसपैठिए हैं वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, और इसीलिए जरूरत है इन घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ने की। प्रक्रिया शुरू हुई, चुनाव के बहाने ही सही, लेकिन प्रक्रिया शुरू हुई। SIR यानी एक ऐसा सीरियस इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो ये बताएगा कि कौन हमारे देश का है, कौन राज्य का है और कौन घुसपैठी है। बिहार के विपक्ष की
चीख चिल्लाहट इस बात का सबूत है इस एसआईआर पर कि खेल बड़ा है और चोट सीधे वोट बैंक पर पड़ी है, क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों के लिए ऐसे ही शैतान घुसपैठिए उनका वोट बैंक है। फर्जी आधार, फर्जी पैन कार्ड और फर्जी वोटर आईडी के दम पर जो रोमिंग वोटर गैंग है उसे तैयार किया गया था, उस पर अब चुनाव आयोग ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। तेजस्वी यादव इसे वोट बंदी बता रहे हैं, जबकि असल में ये फर्जी वोट बंदी है। यानी खास तौर पर जो बिहार की जनता की हकमारी कर रहे थे, दरअसल ये उनकी पहचान करेगा, लेकिन ये फर्जी वोटर्स तो विपक्षी पार्टियों का वोट बैंक है और इसीलिए ये फर्जी वोट बंदी है। डर असली दस्तावेजों का नहीं है, बल्कि नकली वोटरों के नेटवर्क को उजागर होने का है। और यही वजह है कि कुछ पार्टियां सुप्रीम कोर्ट की शरण में भाग खड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि गजवाए हिंद का उनका टूल किट अब चुनाव आयोग की लिस्ट में फंसने वाला है। सवाल ये नहीं है कि एसआईआर सही है या गलत, सवाल ये है कि फर्जी नागरिकता के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने वालों की सांसें आखिर क्यों फूल रही हैं? डर है तो साफ है कि कुछ तो गड़बड़ है, और इन्हीं गड़बड़ियों का ही पता लगाने के लिए, इन घुसपैठियों का ही पता लगाने के लिए, इन फर्जी वोटर्स का ही पता लगाने के लिए एसआईआर की ये प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन जो डर रहे हैं वो खुद ब खुद बता रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ किस तरीके से विपक्षी पार्टियों की नींद को खत्म कर रही है, उन्हें बेचैन कर रही है, उनका चैन छीन रही है, इन सभी बातों को समेटती हुई हमारी आज की ये अगली स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, लेकिन विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के इस विशेष अभियान को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और 10 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार भी हो गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायणन और शादान फरासत ने जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमौलिया बागची की पीठ के समक्ष संयुक्त रूप से मामले का उल्लेख किया और त्वरित सुनवाई की मांग की। चुनाव से पहले गर्म हुआ ये मामला जितना संवैधानिक और कानूनी दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा ये राजनीतिक और चुनावी रंग लिए हुए है। दरअसल मामला ये है कि चुनाव आयोग का कहना है कि ये विशेष पुनरीक्षण अभियान असंगत या अयोग्य मतदाताओं को हटाकर मतदाता सूची को स्वच्छ और सटीक बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बिहार में पिछली बार ऐसा गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ था। पूरे 22 साल बाद ये प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है, जो विपक्ष को रास नहीं आ रही, क्योंकि इसमें अवैध घुसपैठियों के नाम सीधे तौर पर हट सकते हैं। चुनाव आयोग ने ऐसी शर्तें और दस्तावेज मांगे हैं जो घुसपैठियों के पास नहीं होते। आपको बता दें कि पहले आयोग ने नाम सत्यापन के लिए 11 दस्तावेज मांगे थे, लेकिन अब स्पष्ट किया गया है कि इनमें से कोई भी एक दस्तावेज और एक निर्धारित फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा कराना पर्याप्त होगा। अब तक 4 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिनमें आरजेडी सांसद मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज योगेंद्र यादव और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा शामिल हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा? चुनाव आयोग के इस सफाई अभियान से आखिर उसे दिक्कत क्यों है? दरअसल अगर चुनाव आयोग इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है
तो विपक्ष का जो अवैध और घुसपैठियों वाला वोट बैंक है वो मतदाता सूची से बाहर हो जाएगा और वो वोट नहीं डाल पाएंगे जिनके सहारे ये सत्ता तक पहुंचते थे। यही डर इंडिया गठबंधन को परेशान कर रहा है। देश भर में अवैध घुसपैठिए कब्जा जमाए बैठे हैं और आए दिन उन्हें गिरफ्तार कर देश से बाहर भेजा जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। देश में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले रैकेट का भी कई बार भंडाफोड़ हो चुका है, जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और वोटर आईडीज बनाए जाते थे। खबरों में कई ऐसे नेक्सस का भी खुलासा हुआ है जो घुसपैठियों को भारतीय कागजात दिलवा रहे थे। इन्हें चिन्हित करने के लिए चुनाव आयोग ने ये विशेष अभियान चलाया है और जिन दस्तावेजों की मांग की है उनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड शामिल नहीं है। विपक्ष और अभिषेक मनु सिंघवी को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात से ही है कि आधार कार्ड को वैध दस्तावेजों की सूची में क्यों नहीं रखा गया। गरीबों और मजदूरों का हवाला देकर विपक्ष असल में अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के वोट को बचाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये प्रक्रिया फर्जी वोटर्स को सामने लाने की है और ये वो वोटर्स हैं जो विपक्षी पार्टियों का वोट बैंक रहे हैं और यही वजह है कि इस पर इतना हो हल्ला हो रहा है। अगर सब कुछ सही है, प्रक्रिया पर अगर भरोसा है, अगर इस तरीके की परिस्थिति से बिहार वासियों का भला हो रहा है, तो फिर पूछा जाना चाहिए विपक्षी पार्टियों से कि आपको इस रिवीजन से इतना एतराज क्यों। इस खबर की तरफ आपको लिए चलेंगे जिसे आज की बड़ी खबर कहा जा सकता है। ये खबर ब्रिक्स सम्मेलन से आ रही है, जहां भारत ने एक बार फिर दुनिया को यह दिखा दिया है कि अब उसकी आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि उस पर अमल भी होता है। ब्रिक्स के रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन में भारत ने जो बातें उठाई वही संयुक्त घोषणा पत्र का आधार भी बनी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा ब्रिक्स के 11 देशों ने की। यह निंदा सिर्फ रस्मी नहीं थी, यह रस्म अदायगी भर नहीं हुई, बाकायदा ये एक साझा वैश्विक चेतावनी था। आतंकियों को पनाह देने वालों, उनको फंड करने वालों और राजनीतिक संरक्षण देने वालों पर अब सीधा प्रहार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में साफ कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा। जो देश आतंकियों को बढ़ावा देते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। ये बात केवल पाकिस्तान ही नहीं, उन तमाम देशों को सीधा संदेश है जो आतंक पर चुप्पी से साधे रहते हैं। ब्रिक्स के साझा घोषणा पत्र में 2 बातें भारत के लिए बेहद अहम हैं। पहली, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और दूसरी, यूएनएससी में व्यापक सुधार के लिए वैश्विक समर्थन। घोषणा पत्र में पहली बार इस बात पर जोर दिया गया कि यूएनएससी को और लोकतांत्रिक, प्रातिनिधिक और प्रभावी बनाया जाए और इसमें भारत जैसे देशों की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को और ज्यादा मजबूती से रखा जाए। ब्रिक्स देशों ने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने की भी वकालत की है। ये भारत के लिए एक रणनीतिक कूटनीतिक जीत भी है। भारत के आर्थिक संबंध सचिव दम्मू रवि ने साफ किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले को मानवता पर हमला करार दिया और आतंकियों को समर्थन देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है, जिस पर सभी देशों ने सहमति जताई। इसके साथ ही एक और बड़ी बात सामने आई कि ब्रिक्स ने अमेरिका की टैरिफ नीति पर भी चिंता जताई है, जिसे WTO के नियमों का उल्लंघन बताया गया है। यह संकेत है कि भारत अब आर्थिक मसलों पर भी नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा प्रस्ताव रखा, ब्रिक्स साइंस और रिसर्च फंड बनाने का।
यानी आतंकवाद से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक अब भारत हर मसले पर एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। कुल मिलाकर आज का दिन भारत की कूटनीतिक ताकत, वैश्विक स्वीकार्यता और नेतृत्व पर मुहर लगा रहा है। भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है और यही वजह है कि ब्रिक्स के मंच पर जब भारत ने अपनी बात रखी तो लोगों ने, दुनिया ने भारत की बात को न केवल सुना बल्कि उसे आत्मसात करते हुए आतंक विरोधी इस लड़ाई में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सहमति दर्ज कराई इस युद्ध में उतरने की। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से भारत ने अपना प्रतिनिधित्व ब्रिक्स के मंच पर दिखाया है वो ये बताता है कि यूएनएससी में भारत की स्थायी समर्थन को लेकर, स्थायी सीट के समर्थन को लेकर भी अब पूरी तरह से आधार बनने लगा है और वो दिन दूर नहीं जब यूएनएससी में भी भारत की स्थायी सीट कंफर्म हो जाएगी। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं और आपको अमेरिका लिए चलते हैं, जहां पर सियासत इन दिनों एक नया विस्फोट लेकर आई है। विस्फोट कोई और नहीं बल्कि अरबपति और टेस्ला स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क कर रहे हैं। मस्क ने अब अपनी नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी की घोषणा कर दी है। दावा यह है कि वो अमेरिका को फालतू खर्च और भ्रष्टाचार से मुक्त कर लोकतंत्र को वापस लाना चाहते हैं। लेकिन इस कदम से अमेरिका की पुरानी राजनीति में भूकंप आ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क के इस कदम को बेहुदा और राजनीति को भ्रमित करने वाला करार दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि मस्क अब पटरी से उतर चुके हैं और तीसरी पार्टी का सपना कभी हकीकत नहीं बन सकता। अरबपति एलन मस्क ने हाल ही में अमेरिका पार्टी बनाई। इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि यह बेहुदा कदम है जो देश की राजनीति में भ्रम फैलाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तीसरी पार्टी बनाना बेहुदा है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी सफल रही है और अमेरिका में हमेशा से ही दो दलीय प्रणाली रही है। तीसरी पार्टी कभी सफल हो ही नहीं सकती और इसलिए मस्क इससे मजे ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये बेहुदा लगता है, ये ट्रंप का स्टेटमेंट है। ट्रंप ने कहा कि मस्क का नया राजनीतिक कदम रिपब्लिकन पार्टी की हाल की नीतियों के खिलाफ है। ट्रंप ने अपने एक बिल की तारीफ की जिसमें संघीय इलेक्ट्रिक वाहन नियम को खत्म कर दिया गया। यह नियम लोगों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए मजबूर कर रहा था और बदलाव से मस्क की कंपनी टेस्ला सीधे प्रभावित हुई थी। ट्रंप ने कहा कि जब मस्क ने उन्हें समर्थन दिया था तो उन्होंने मस्क से पूछा था कि क्या उन्हें पता है कि वो ईवी नियम खत्म करने वाले हैं। ट्रंप को हैरानी हुई जब मस्क ने कहा कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी बताया कि मस्क ने स्पेस इंडस्ट्री से अपने एक करीबी दोस्त को नासा प्रमुख बनाने की कोशिश भी की थी। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने मस्क के बड़े स्पेस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए हितों के टकराव से बचने के लिए इस अनुरोध को मना कर दिया था। मस्क ने ट्रंप की बातों पर ड्यून किताब से एक लाइन कही कि डर दिमाग को मारने वाला है। ट्रंप की टिप्पणियों के बाद अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेस्टेंस ने भी मस्क पर हमला किया था। बेसेंस ने कहा था कि मस्क को राजनीति छोड़कर अपनी कंपनियां बनानी चाहिए और अपनी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मस्क ने पहले डोगे यानी जो एक सरकारी विभाग है डॉज का नेतृत्व किया था, लेकिन तब उनकी बजट कटौती से टेस्ला की बिक्री को नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मस्क की नई पार्टी की घोषणा से उनकी कंपनियों के बोर्ड खुश नहीं होंगे और वो चाहेंगे कि मस्क अपने कारोबार पर ध्यान दें।
एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका पार्टी शुरू करने का ऐलान किया तो मस्क ने रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों पर फालतू खर्च का भी आरोप लगाया। मस्क ने लिखा कि देश में बर्बादी और भ्रष्टाचार के कारण हम एक दलीय प्रणाली में जी रहे हैं, लोकतंत्र में नहीं। उनकी पार्टी का लक्ष्य लोगों को आजादी वापस दिलाना है। मस्क ने ट्रंप के नए टैक्स बिल की भी आलोचना की है और जो बिग ब्यूटीफुल बिल है इसकी आलोचना भी मस्क ने की है। मस्क का कहना है कि यह बिल 2034 तक देश के कर्ज में $3.3 ट्रिलियन और बढ़ा देगा। मस्क की योजना है कि उनकी पार्टी हाउस और सीनेट दोनों ही चुनाव में हिस्सा लेगी ताकि कांग्रेस में संतुलन बनाया जा सके। तो मस्क और ट्रंप का यह टकराव कहां जाकर रुकता है यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच की जो डील है वो कहां पर जाकर टिक रही है इस पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। 9 जुलाई की तारीख भले ही अमेरिका की नजर में एक हेडलाइन हो, लेकिन भारत के लिए यह राष्ट्रहित की परीक्षा है। भारत हर बार की तरह फिर से खरा उतर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने पुराने दबाव की राजनीति का सहारा लेते हुए 12 देशों को पत्र भेजा है। स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि या तो समझौते की शर्त मानो या फिर अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ का बोझ झेलो। लेकिन भारत उन चंद देशों में से है जो इस धमकी भरे पत्र के बावजूद भी झुका नहीं, रुका नहीं, डरा नहीं। मोदी सरकार ने अमेरिका को यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत का कृषि और डेयरी सेक्टर उसकी आत्मा है। ना मक्का पर समझौता होगा, ना सोयाबीन पर कोई छूट दी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की दो टूक बातों में भारत की रीढ़ की मजबूती झलकती है। उन्होंने साफ कहा, भारत ने आज तक कोई व्यापार समझौता दबाव में नहीं किया है। हम सौदा करते हैं राष्ट्रहित में, न कि किसी अमेरिकी डेडलाइन के नीचे झुककर या दबाव में आकर। स्पष्ट है कि अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि उत्पादों और डेयरी पर टैरिफ कम कर दे ताकि अमेरिकी माल की भारत में बढ़त आ सके, बाढ़ आ सके। लेकिन अमेरिका भूल गया है कि भारत अब 90 के दशक वाला मौन भारत नहीं है, बल्कि 21वीं सदी का मजबूत भारत है। भारत ने अमेरिका से स्पष्ट कहा है कि उसे चीन और वियतनाम से बेहतर व्यापारिक शर्तें चाहिए और साथ ही सुरक्षा चाहिए कि कल को अमेरिका एक तरफा तरीके से कोई नया टैरिफ थोप ना दे। भारत चाहता है कि समझौता सम्मान के साथ हो, व्यापारिक लाभ के साथ हो और राष्ट्रीय हित के साथ हो। और अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव यानी गुड न्यूज की तरफ बढ़ चुके हैं और आज की पॉजिटिव न्यूज बहुत अच्छी खबर है। आज की इस गुड न्यूज की कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे निस्वार्थ हीरो की जिसने साधारण ट्रेन स्टेशन को बना दिया जीवन दान। सन्नाटे में अचानक कानों में गूंज सुनाई देती है इंसानियत की। 6 जुलाई की दोपहर झांसी रेलवे स्टेशन पर पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस पर सवार एक गर्भवती महिला अचानक प्रसव पीड़ा से करहा उठी है। उसके पति ने रेल मदद ऐप के जरिए मदद मांगी। वहां मौजूद आर्मी के ही एमएमबी रोहित बच्चावाला, जो अपनी छुट्टी पर हैदराबाद के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, वो तुरंत दौड़े। कॉलेज नजदीकी क्षेत्र की इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और संसाधन उपलब्ध नहीं थे।
यानी कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन मेजर रोहित ने कमाल कर दिया। मेजर रोहित ने धोती, तौलिया और एक कैंची से अस्थायी प्रसव क्षेत्र तैयार किया, हेयर क्लिप से नाल को क्रैम्प किया और छोटे चॉक्स पॉकेट, यानी कि जिसे छोटा चॉकेट कहते हैं, चाकू कहते हैं, पॉकेट चाकू, उससे काटा और फिर नवजात को तत्काल बचाया। यह सिर्फ एक चिकित्सीय उपलब्धि नहीं है, ये मानव सेवा की उत्कृष्ट मिसाल है जो हमारे देश के प्रहरियों में नजर आती है। पास में मौजूद महिला, टिकटिंग सहकर्मी और रेलवे कर्मचारी मिलकर एक सुरक्षित माहौल बनाते हैं। दस्ताने और धोती उपलब्ध कराई जाती है, डिलीवरी सुरक्षित होती है, मां और नवजात दोनों ही सुरक्षित हैं और उनकी हालत स्थिर है। मेजर रोहित, उन्होंने इसके बाद अपनी ट्रेन पकड़ी और कहा, ड्यूटी कभी बंद नहीं होती, चाहे ट्रैक पर हो या अस्पताल पे, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस घटना के बाद भारतीय सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने मेजर रोहित की सराहना की है और देशवासी भी अपने मेजर पर गर्व कर रहे हैं, जिन्होंने छुट्टी को नजरअंदाज किया और पहले सेवा की भावना जो हमारे हर सैनिक के मन में होती है, सेवा सर्वोपरि की भावना के साथ न केवल एक महिला की जान बचाई, बल्कि इस धरती पर एक नई जिंदगी भी लेकर आए। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं और सुरक्षित करने वाले वो हाथ इंडियन आर्मी के हैं, जिनका मोटो है नेशन फर्स्ट। ये है हमारे सेना के प्रहरी। जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।